हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़े में? मैं हूं आपका अपना जेपी सर। पिछली वाली क्लास देखी बच्चों? देखी पिछली वाली क्लास में अपन कुछ किसके बारे में पढ़ रहे थे? कुछ बेसिक के बारे में बात कर रहे थे। किसकी? केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में। मैंने आपको बताया था बच्चों, चाहे साइंस के बच्चे हो, मैथ के हो, चाहे बायो के हो, केमिस्ट्री तो अपन को पढ़ना ही है। और उस केमिस्ट्री में बहुत छोटी छोटी बातें सीखी थी। पदार्थ किसको बोलते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण देखा था भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, और या फिर ऐसे कह सकते हैं रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का बच्चों? 3 प्रकार का। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल याद आ रहा है। ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध वाला है तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। मिश्रण होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। याद आया कुछ बच्चों? हाँ, क्लियर, याद आ रहा है। फिर अपन ने कहा था पदार्थ किन किन से मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से। और छोटे छोटे कण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात। परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये पढ़ा था अपन ने। ध्यान रखना है बच्चों, परमाणु पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अणु पदार्थ का छोटा से छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये बात याद रखनी है। ठीक, आज अपन इसी को आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं अपन, रासायनिक संयोग के नियम। द लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन। द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम का मीनिंग क्या हुआ? अगर कोई अभिक्रिया होती है या फिर कोई यौगिक बनते हैं तो कौन कौन से नियम काम में लेते हैं, कौन कौन से नियम ध्यान में रखते हैं। रासायनिक संयोग जहां भी होता है। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, सबसे पहला नियम है यहाँ, द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम कौन सा है बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हाँ जी बच्चों, जो भी लॉ पढ़ेंगे उस लॉ के अंदर कौन सा नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है, उनके नाम याद रहने चाहिए, सन याद रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये लेवोजियर द्वारा दिया गया था। कौन से वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था बच्चों? लेवोजियर द्वारा। कौन से वैज्ञानिक द्वारा? लेवोजियर द्वारा। क्या स्टेटमेंट है इसका? संरक्षण पहले से ही पढ़ चुके हो आप बच्चों, 9th 10th में आ जाता है। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट। तो ठीक ऐसे ही द्रव्यमान संरक्षण। क्या मीनिंग हुआ द्रव्यमान का? इस नियम के अनुसार द्रव्य को, इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। अर्थात जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक का द्रव्यमान किसके बराबर होगा? बताओ बच्चों, किसके बराबर होगा? उत्पाद के बराबर। कितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, एक अभिक्रिया को अपन कैसे लिखते हैं, एक रिएक्शन को अपन कैसे लिखते हैं? आर किस में बदलते हैं बच्चों? पी में। ये नियम क्या कहता है? आर का द्रव्यमान बराबर क्या होगा बच्चों? पी का द्रव्यमान। क्रियाकारक का द्रव्यमान और उत्पाद के द्रव्यमान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात द्रव्यमान को नहीं तो उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान को, इसका द्रव्यमान किसमें बदल रहे हैं? इसमें बदल रहे हैं। क्रियाकारक का जितना द्रव्यमान है उसको किसमें बदल रहे हैं? उत्पाद के द्रव्यमान में। फिर से सुन ले बच्चों एक बार, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया सकता है और नहीं
नष्ट किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आता है, अपन पहले भी बात कर चुके हैं। एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, एक मैग्नीशियम का फीता लेते हैं, खरोंच लेते हैं और उसको जलाते हैं। इसकी उपस्थिति में बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बन जाएगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2Mg + O2 2MgO। ठीक है, द्रव्यमान निकालते हैं। पता है मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, मैग्नीशियम का अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, अपने एक दो क्लास बाद में द्रव्यमान सबके आने वाले हैं, सबके द्रव्यमान याद करने हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का द्रव्यमान होता है 24। मैग्नीशियम है कितने, 2, कितने से गुणा कर देंगे, 2 से, कितना हो गया 48। 48 तो किसका आ गया, मैग्नीशियम का। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 32। तो ऑक्सीजन का तो कितना हुआ 32, 2 मैग्नीशियम का कितना हुआ 48। 48 + 32 कितने हो जाएंगे बच्चों, 10, 8, 80। ये हो गया। चलो इसका देखते हैं उत्पाद का, बताओ बच्चों, इसका देख लेता हूं मैं। मैग्नीशियम का कितना 24, ऑक्सीजन का कितना 16, टोटल कितने हो गए 40। ये हैं कितने 2, 40 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 80। अर्थात क्रियाकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या है, दोनों बराबर है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। C + O2, बताओ बच्चों क्या बनेगा, CO2। क्रियाकारक है, कार्बन का द्रव्यमान 12। अगर किसी बच्चे को नहीं याद है, अपने 2 क्लास बाद में द्रव्यमान आने वाले हैं, सारे के सारे एक क्लास बाद में आने वाले हैं, तो ढंग से देख लेना, सबको याद कर लेना है। एक ऑक्सीजन परमाणु का कितना 16, 2 ऑक्सीजन परमाणु तो कितना हो जाएगा 32। 32 + 12 कितने हो गए बच्चों 44। कार्बन का कितना 12, एक ऑक्सीजन का परमाणु का कितना 16, कितने ऑक्सीजन के परमाणु 2, तो कितने आ जाएंगे 32। ये भी कितना हो गया बच्चों 44। इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं अपन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। कौन से वैज्ञानिक ने दिया था बच्चों, लेवोजियर। ठीक है, क्या कहता है ये नियम, नियम कहता है द्रव्य को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक से रूप से दूसरे रूप में एनर्जी में काम में लेते हैं। यहाँ अपन क्रियाकारक से उत्पाद में बदल सकते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक का द्रव्यमान और उत्पाद के द्रव्यमान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर बच्चों। हाँ जी, क्वेश्चन, इस लो का क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित क्यों किया जाता है, ये लिखा ना अपन ने, 2 यहाँ लगाया 2 यहाँ लगाया। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित क्यों करते हैं, ये अपना क्वेश्चन है। यहाँ क्यों करते हैं, ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना हो सके। याद रह जाएगा बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित क्यों किया जाता है, ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना हो सके। ये क्वेश्चन याद रखना है। क्लियर। हाँ जी, इस नियम का अपवाद भी है, अपवाद। और अपवाद कौन से होते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रियाएं जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो इसके अपवाद होते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रियाएं न्यूक्लियर रिएक्शंस। नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या होता है, जब क्रियाकारक उत्पाद में बदलते हैं तो कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। ये वाला द्रव्यमान, कुछ द्रव्यमान क्या होगा, किसमें चेंज हो जाता है, ऊर्जा में। तो बताओ बच्चों, जब क्रियाकारक उत्पाद में बदले और रास्ते में ही कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाए, तो क्या क्रियाकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होगा क्या, होगा क्या बराबर, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ द्रव्यमान किसमें बदल चुका है,
ऊर्जा में। क्लियर? जितना द्रव्यमान ऊर्जा में बदल चुका है उत्पाद का उतना द्रव्यमान कम हो जाएगा, सिंपल बात। और यहाँ पर जो द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है उस ऊर्जा की गणना की जा सकती है, और उस ऊर्जा की गणना के लिए क्या फॉर्मूला लेते हैं, E = mc²। कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं? E तो क्या है यहाँ, ऊर्जा, m क्या है, द्रव्यमान, c क्या है, प्रकाश का वेग। तो E क्या हो जाएगा, mc²। फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है क्या? इस फॉर्मूले को कहते हैं आइंस्टीन समीकरण। कौन सी समीकरण कहते हैं, आइंस्टीन समीकरण। कौन सी समीकरण कहते हैं इसको, आइंस्टीन समीकरण। ये अपना फर्स्ट लॉ है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकार का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। याद रखने वाली बात, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित क्यों करते हैं, ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना हो सके। अपवाद नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऊर्जा का कुछ भाग, तो द्रव्यमान का कुछ भाग किसमें बदल जाता है बच्चों, ऊर्जा में। द्रव्यमान का कुछ भाग किसमें बदल जाता है, ऊर्जा में। और यहाँ से जो द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है उसकी ऊर्जा कैलकुलेट की जा सकती है आइंस्टीन समीकरण से, E = mc² से। दूसरा नियम है अपने पास, द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन, या ऐसे भी बोल सकते हैं डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्थिर, निश्चित। तो अपन इसको बोल सकते हैं स्थिर संगठन, स्थिर संगठन या निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम, स्थिर संगठन या निश्चित अनुपात का नियम। हाँ जी बच्चों, मैंने पहले कहा था कौन सा नियम किस साइंटिस्ट ने दिया है वो याद रखना जरूरी है। यह नियम प्राउस्ट द्वारा दिया गया था, जोसेफ प्राउस्ट। किसके द्वारा दिया गया था ये नियम, प्राउस्ट के द्वारा। निश्चित अनुपात, नाम से स्पष्ट आ रहा है, निश्चित अनुपात, मतलब अनुपात निश्चित रहेगा। क्या कहता है ये नियम, ध्यान से सुन लेना। किसी यौगिक के, आपके पास कोई भी यौगिक है, उसके बहुत सारे नमूने ले रखे हैं, बहुत सारे नमूने ले रखे हैं। एक यौगिक है, उसके आपने बहुत सारे नमूने ले रखे हैं। सभी नमूनों में उसके अवयवी तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। समझो इसको, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। बताओ बच्चों क्या है एग्जाम्पल, क्या है, H2O के नमूने। H2O के नमूने, जल के नमूने। बताएं जो H यौगिक क्या है अपना यहाँ बच्चों, यौगिक क्या है, जल। इस यौगिक के अवयवी, अवयवी का मतलब होता है जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। अवयवी तत्व कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होगा। बताएं द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1। 2 हाइड्रोजन तो कितना हो जाएगा, 2। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, 1:8। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1। 2 हाइड्रोजन परमाणु तो कितना हो जाएगा, 2। ऑक्सीजन का 16। नमूने का अर्थ क्या होता है, आपने बहुत सारे सैंपल ले रखे हैं, बहुत सारे क्या ले रखे हैं, सैंपल। कहने का मतलब है एक बच्चा तो पानी लेके आया ट्यूबवेल का, एक बच्चा पानी लेके आया तालाब का, एक बच्चा पानी लेके आया बारिश का, एक बच्चा पानी लेके आया अमेरिका से, एक बच्चा पानी लेके आया पाकिस्तान से। अलग अलग नमूने इकट्ठे कर लिए अलग अलग जगह से, ट्यूबवेल का, तालाब का। अगर पानी शुद्ध है, कहीं से भी पानी लेके आओ, अगर वो शुद्ध है, उसका फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, 1:8। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्थिर संगठन। संगठन भी स्थिर रहेगा और अनुपात भी निश्चित रहेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों,
स्थिर संगठन या निश्चित अनुपात का नियम। किसने दिया? साइंटिस्ट का नाम याद रखना जरूरी है। किसने दिया बच्चों? प्राउस्ट ने। क्या कहता है ये नियम? किसी भी पदार्थ के बहुत सारे नमूने ले रखे हैं आपने, उन सभी नमूनों में उसके अवयवी तत्वों का या अवयवी परमाणुओं के का द्रव्यमान अनुपात हमेशा निश्चित होता है। सैंपल कहीं से भी लेके आओ, नमूना कहीं से भी लेके आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको। आपके पास CO2 गैस के नमूने, मतलब एक CO2 गैस आपने वायुमंडल से ले ली, एक कहीं उद्योगों के अंदर बना ली, एक कहीं दूसरी कंट्री से ले आए। इसके अवयवी परमाणु कौन से हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। इनके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा सभी नमूनों में निश्चित होता है, स्थिर होता है। तो इसको स्थिर संगठन या निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। बताओ बच्चों, कार्बन का द्रव्यमान कितना? 12। ऑक्सीजन का कितना? 16। कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं? 2। तो कितना हो जाएगा? 32। सरल अनुपात 3:8। 4 से डिवाइड कर दो, 3:8। जितने भी नमूने CO2 गैस के, जितने भी नमूने, सभी नमूनों में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा बच्चों? 3:8। ये कौन सा नियम हो गया बच्चों? दूसरा नियम, स्थिर संगठन या निश्चित अनुपात का नियम। पहला नियम कौन सा था बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तीसरा नियम है अपने पास द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। हाँ जी बच्चों, कौन से साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन। किसके द्वारा दिया गया था बच्चों? जॉन डाल्टन के द्वारा। अपने कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। किस नियम से आए हुए हैं? गुणित अनुपात के नियम से। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए, सन याद हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ बच्चों, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा। आई बात समझ में? किसके द्वारा दिया गया ये? डाल्टन के द्वारा। क्या कहता है ये? देखना इधर, 2 तत्व है, एक से अधिक यौगिक, 2 से अधिक यौगिक। 2 तत्व है, 2 से अधिक यौगिक के। बस यही इसकी ट्रिक है, इससे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। 2 तत्व है, 2 से अधिक यौगिक, 2 भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक बता देता हूं मैं। एक या एक से अधिक यौगिक, एक से अधिक कर देते हैं अपन। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक होंगे। क्या कहता है ये नियम? ध्यान से सुनना। 2 तत्व है A प्लस B। 2 तत्व है, एक तत्व A है और दूसरा B है। जब 2 तत्व संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे ये बना रहे हैं AB2 ऐसे, AB3 ऐसे एक्सेट्रा, यौगिक कितने भी हो सकते हैं। ध्यान रखें बच्चों, 2 तत्व जब आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, इनमें एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर रखें तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान हमेशा सरल अनुपात में होता है। आई बात समझ में? फिर से रिपीट कर रहा हूं, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया बच्चों? डाल्टन ने। याद करने का तरीका क्या है इस क्वेश्चन का? इसको क्वेश्चन कैसे करना है? तत्व कितने होने चाहिए? 2, 3 नहीं होने चाहिए, 4 नहीं होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2। और एक से अधिक यौगिक होने चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। क्या कहता है? जब 2 तत्व A और B परस्पर संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो इनमें से एक का द्रव्यमान स्थिर रहे तो दूसरे का द्रव्यमान हमेशा सरल अनुपात में होता है। देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं।
अपने पास दो तत्व है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। कितने तत्व हो गए? दो। इनके यौगिक बना रहा हूं। एक यौगिक बना देता हूं H2O और दूसरा यौगिक बना देता हूं मैं H2O2। बताओ बच्चों कितने प्रकार के परमाणु हैं इसमें? दो प्रकार के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके द्रव्यमान का अनुपात देखते हैं। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना? एक। कितने हाइड्रोजन है? दो, तो द्रव्यमान कितना हो गया? दो। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना? 16। क्लियर? ऑक्सीजन परमाणु का 16। इनका देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। बताओ बच्चों एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना? एक। दो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना? दो। एक ऑक्सीजन का परमाणु का कितना? 16। दो ऑक्सीजन के परमाणु का कितना हो जाएगा? 32। क्या कहता है, सुनना ध्यान से। जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो इनमें एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर रहे, एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर रहे, तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान हमेशा क्या होगा? सरल अनुपात में होगा। तो बच्चों अनुपात क्या आएगा? 16:32, 1:2। है समझ में? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अपने पास एक तत्व है C और एक है ऑक्सीजन। कितने तत्व हो गए बच्चों? दो तत्व है, एक से अधिक यौगिक होने चाहिए। देखें इधर, एक यौगिक तो हो जाएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड और एक यौगिक हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड में एक तो कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन है, इनके द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? कार्बन का द्रव्यमान कितना मानते हैं बच्चों? 12। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना मानते हैं बच्चों? 16। ठीक है, यहां और देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात, कार्बन का द्रव्यमान कितना मानते हैं बच्चों? 12। ऑक्सीजन परमाणु का कितना होता है? 16। या कितने ऑक्सीजन परमाणु है? दो। कितना हो जाएगा? 32। क्या कहता है ये नियम? दो तत्व है, कितने तत्व है? दो तत्व है, जब आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, तो इनमें एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर है तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान हमेशा सरल अनुपात में होता है। 16:32, 1:2। कौन सा नियम हो गया ये? गुणित अनुपात का नियम। है डाउट बच्चों? ध्यान से सुन लेना। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? किसने दिया? डाल्टन ने। क्लियर? क्या कहता है? एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपको बच्चा, सीट सोल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास जो भी सीट है क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन मिलेंगे। दो तत्व हैं आपस में संयोग कर रहे हैं, एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, तो उनमें एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर रखें, दूसरे तत्व का द्रव्यमान हमेशा सरल अनुपात में होता है। दो तत्व है, जब आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर रखें तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान हमेशा सरल अनुपात में होता है। बताओ बच्चों कौन सा नियम है ये? द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। और लॉ है अपने पास द लॉ ऑफ रेसिकल प्रोपोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आपको बहुत बार नीट में, जेई में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। द लॉ ऑफ रेसिकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? रीचर के द्वारा। साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए बच्चों, सबके साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए। कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था ये? रीचर के द्वारा। कौन से साइंटिस्ट के द्वारा?
रीचेक के द्वारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। देखना क्या कहता है, ढंग से समझना। पहले लैंग्वेज समझाता हूं, फिर एग्जाम्पल, वापिस लैंग्वेज। दो तत्व है ए और बी, अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ, दो तत्व है ए और बी, अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ जिस भार अनुपात में संयोग करते हैं, ये जिस भार अनुपात में इसके साथ संयोग करेगा, ये जिस भार अनुपात में इसके साथ संयोग करेगा, उसी भार अनुपात में या उसके सरल अनुपात में ये आपस में संयोग करते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, दो अलग अलग तत्व है ए और बी, किसी तीसरे तत्व, अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ, तीसरा तत्व क्या है सी, जिस भार अनुपात में संयोग करते हैं, जिस भार अनुपात में बी सी के साथ, ए सी के साथ संयोग करता है, उसी भार अनुपात में वे आपस में संयोग करते हैं या उसके सरल अनुपात में आपस में संयोग करते हैं। देखो अपन कंपटीशन एग्जाम के हैं, बच्चे हैं, अपन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाने, अपन से को तो मैं ट्रिक बता देता हूँ, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। उससे पहले एक एग्जांपल समझते हैं। पता है दो तत्व है, एक तो ले लेता हूं मैं ऑक्सीजन और एक ले लेता हूं हाइड्रोजन। एक तो क्या ले लिया अपन ने, एक तो क्या ले लिया बच्चों ऑक्सीजन, और एक क्या ले लिया अपन ने हाइड्रोजन। दो अलग अलग तत्व हैं किसी तीसरे तत्व के साथ, तीसरा तत्व क्या ले लिया कार्बन। देख रहा हूं किस भार अनुपात में संयोग करें, बताओ कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे बच्चों CH4। भार अनुपात देखता हूं, कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन के एक परमाणु का कितना 1, कितने परमाणु है 4, कितना हो जाएगा 4। तो हाइड्रोजन किस भार के साथ संयोग कर रहा है, किस भार अनुपात में संयोग कर रहा है 4। कार्बन का कितना है 12। बताओ बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे CO2। क्लियर। कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन के एक परमाणु का कितना 16, तो दो परमाणु का कितना हो जाएगा 32। ठीक है। बताओ बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाहर अनुपात है क्या, हाइड्रोजन का तो 4 है, ऑक्सीजन का 32 है, सरल अनुपात क्या हो जाएगा 1:8। जब दो तत्व है ए और बी अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ जिस भार अनुपात में संयोग कर रहे हैं, तो जब वे आपस में संयोग करेंगे या तो उसी भार अनुपात में संयोग करेंगे या उसके सरल अनुपात में संयोग करेंगे। बताएं बच्चों जब ये आपस में संयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा H2O, और इस H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या आएगा, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन परमाणु का कितना 1, कितने हाइड्रोजन परमाणु है 2, एक ऑक्सीजन परमाणु का कितना 16, सरल अनुपात क्या आ जाएगा 1:8। आ गया 1:8। कौन सा नियम है द लॉ ऑफ रेसिकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब अपन को क्वेश्चन कैसे करने हैं, अपन को एक सेंटेंस के अंदर याद रखना है, ये कुछ याद रह नहीं रहे। देखो इधर कैसे याद रखना है, तीन तत्व है, तीन तत्व है, तीनों के परस्पर यौगिक, तीन तत्व है तीनों के परस्पर यौगिक, ये ट्रिक याद रखनी है। अगर तीन प्रकार के तत्व है तीनों के परस्पर यौगिक व्युत्क्रम अनुपात का नियम। देखो इधर कैसे है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन। बताओ बच्चों कितने तत्व हैं, तीन तत्व है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, तीनों के परस्पर यौगिक बनाते हैं। पहले अपन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना ले H2, फिर हाइड्रोजन कार्बन का बना ले CH4, फिर ऑक्सीजन कार्बन का बना ले CO2, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्लियर बच्चों, तीन तत्व है। देखो इधर ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन,
तीन तत्व है, तीनों के परस्पर यौगिक। देखो बच्चों कैसे, पहले इनका बना लें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बना लें। पहले ऐसे बनाया था, कैसे बना सकते हैं, इनका बना लें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का H2O, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का NH3। बच क्या गया बच्चों, क्या बच गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन N2O3। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूँ ऐसे एक लो और पढ़ेंगे, इन 5 लो के अंदर जो याद रखने वाली बात है, जो अपने काम की है, वो ये वाली है। तीन तत्व है, तीनों के परस्पर यौगिक। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन H2O, नाइट्रोजन हाइड्रोजन NH3, ऑक्सीजन नाइट्रोजन N2O3। बताओ जो किसका एग्जाम्पल है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। आया समझ में। एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, देखना है बच्चों, केवल समझाने के लिए। चलो देख लेते हैं ऐसे, ऑक्सीजन सल्फर हाइड्रोजन, कितने तत्व है बच्चों, तीन तत्व है, तीनों के परस्पर यौगिक। कैसे बनाने, एक बार इन दोनों का, एक बार इन दोनों का, एक बार इन दोनों का, या ऐसे देख लें, एक बार इन दोनों का, एक बार इन दोनों का, और एक बार इन दोनों का। एक बार इन दोनों का देखते हैं, बताओ बच्चों क्या बन जाएगा, SO2। एक बार इन दोनों का देख लेते हैं, बताओ बच्चों क्या बन जाएगा, H2। एक बार इन दोनों का देख लेते हैं, बताओ बच्चों क्या बन जाएगा, H2S। देखो इधर तीनों के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, तीन प्रकार के तत्व है, तीनों के परस्पर यौगिक। हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तीन प्रकार के तत्व है, तीनों के परस्पर यौगिक। सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तीन प्रकार के तत्व है, तीनों के परस्पर यौगिक। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसके, जहां से भी क्वेश्चन सोल्व करोगे बच्चों। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, बताओ बच्चों व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया, रिचर्ड ने। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, और अपन को क्या याद रखना चाहिए, अपने कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तीन तत्व है, तीनों के परस्पर यौगिक। याद रह जाएगा बच्चों। क्वेश्चन किससे सोल्व करना है, तीन तत्व है, तीनों के परस्पर यौगिक, बात खत्म बस। फोर्थ नियम है अपने पास, सॉरी फिफ्थ नियम है, द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसीय आयतन का नियम। वो सिंपल है ये तो, गैसीय आयतन का नियम, गैसीय आयतन का नियम। मैंने कहा था बच्चों कोई भी नियम है, साइंटिस्ट का नाम याद रहना चाहिए, किसने दिया था। ये नियम दिया गया है गैलुसेक द्वारा, GAY GALUSSAC, गैलुसेक द्वारा, गैलुसेक द्वारा, गैलुसेक द्वारा। नियम किसके द्वारा दिया गया है बच्चों, गैलुसेक के द्वारा। साइंटिस्ट का नाम है गैलुसेक, उसने दिया था। बहुत सिंपल नियम है, कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे कोई बात नहीं, पता होना चाहिए गैसीय आयतन का नियम है, और गैलुसेक द्वारा दिया गया। क्या कहता है ये नियम, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें क्रियाकारक और उत्पाद, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पाद अगर दोनों की दोनों गैसीय अवस्था में, या ऐसे कहते सभी के सभी क्रियाकारक और सभी के सभी उत्पाद अगर ये सारे के सारे गैसीय अवस्था में, तो इनके गैसीय आयतन का अनुपात हमेशा सरल अनुपात होता है। या ऐसे कहते हैं इनका आयतन का अनुपात हमेशा सरल अनुपात होता है। जैसे एग्जांपल बताऊं, बताओ बच्चों देखना इधर, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, बताओ बच्चों क्या बनेगा, 2HCl गैस। H2 गैस है, मतलब कितने आयतन है इसका, मतलब ऐसे कर दे, ये अपन मोल पढ़ेंगे तो मोल के बाद में आयतन इजीली समझ में आ जाएगा। बताएं H2 है, H2 के यहाँ कितना है, आगे गुणांक कितना है, 1, तो इसको बोलेंगे 1 इकाई आयतन। और Cl2 के आगे कितने गुणांक है यहाँ,
1, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, 1 इकाई आयतन। बताओ बच्चों HCl के आगे गुणांक कितने हैं, 2, तो क्या बोलेंगे इसे, 2 इकाई आयतन। H2 है, 1 है गुणांक, Cl2 का आगे गुणांक कितना है, 1, HCl के आगे गुणांक कितना है, 2, तो 1 इकाई आयतन H2 का 1 इकाई आयतन Cl2 के साथ क्रिया करेगा तो 2 इकाई आयतन HCl बनता है। अनुपात क्या आएगा, आयतन अनुपात क्या आएगा बच्चों, आयतन अनुपात 1:1:2। बताओ बच्चों सरल अनुपात है कि नहीं है, 1:1:2 सरल अनुपात है कि नहीं है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। N2 गैस है प्लस 3H2 गैस, बताओ बच्चों क्या बनाएगा, 2NH3 अमोनिया गैस। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, अमोनिया गैस। गैसीय अवस्था में उत्पाद है, गैसीय अवस्था में क्रियाकारक है, इनके आयतन का अनुपात हमेशा सरल अनुपात रहेगा। ये गैसीय आयतन का नियम है। मतलब इसका कितना इकाई आयतन, 1 इकाई आयतन, क्योंकि इसके गुणांक आगे 1 है। H2 के आगे गुणांक कितना है, 3, तो इसका 3 इकाई आयतन, 3 इकाई आयतन। बताओ बच्चों NH3 के आगे गुणांक कितना है, NH3 के आगे 2, तो 2 इकाई आयतन, 2 इकाई आयतन। बताओ बच्चों आयतन का अनुपात क्या आएगा, अनुपात क्या आएगा बच्चों, 1:3:2, 1:3:2 सरल अनुपात। कौन सा नियम है बच्चों, द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसीय आयतन का नियम। क्लियर। कौन से साइंटिस्ट ने दिया, गैलुसेक ने। क्या कहता है नियम, यदि क्रियाकारक और उत्पाद सभी गैसीय अवस्था में है तो इनका आयतन का अनुपात हमेशा एक सरल अनुपात होता है। ये अपने पास द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बताओ बच्चों कितने नियम, 5। पहला नियम कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या याद रखना चाहिए, किसने दिया, लेवोजियन ने। क्लियर। दूसरी बात क्या याद रखनी चाहिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित क्यों करते हैं, क्यों करते हैं बच्चों, ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना हो सके। अपवाद क्या है इसका, नाभिकीय विग्रह। नाभिकीय विग्रहों में क्या होता है, कुछ द्रव्यमान किसमें बदल जाता है, ऊर्जा में। जो जितना द्रव्यमान ऊर्जा में बदलेगा उत्पाद का उतना द्रव्यमान कम हो जाएगा। और यहाँ पर कौन से समीकरण काम में लेंगे, लगाएंगे अपन आइंस्टीन समीकरण। पहला नियम। दूसरा नियम स्थिर संगठन, निश्चित अनुपात, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट कंपोजिशन का नियम। दूसरा नियम क्या किसने दिया बताओ बच्चों, प्राउस्ट ने। क्या कहता है, कोई भी शुद्ध नमूना है कहीं से भी लेके आओ, कहीं से भी XYZ कहीं से भी, उसके घटक परमाणु है उनके द्रव्यमान का अनुपात सदैव क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, स्थिर रहेगा। तीसरा नियम कौन सा है बच्चों, गुणित अनुपात का नियम, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसने दिया बच्चों, जॉन डाल्टन ने। यहां से क्वेश्चन आते हैं। ट्रिक क्या है, दो तत्व है एक से अधिक यौगिक। क्या कहता है ये, जब दो तत्व एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर है तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान हमेशा क्या होगा बच्चों, सरल अनुपात में। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम फोर्थ, मैं तो कह रहा हूं इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। कौन से साइंटिस्ट ने दिया, रिचर ने। लैंग्वेज बच्चों की समझ में आती है कि नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन तत्व तीनों के परस्पर यौगिक, बात खत्म। तीन तत्व है, जैसे तीन तत्व है तीनों के परस्पर यौगिक, एक इसका इसके साथ, एक इसका इसके साथ और एक इनका इसके साथ। एक तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, एक इसका इसके साथ और एक इसका इसके साथ। तीन तत्व है तीनों के परस्पर यौगिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिफ्थ कौन सा है, द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। किसके द्वारा दिया गया बच्चों, गैलुसेक के द्वारा। सिंपल है, क्रियाकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में इनका आयतन का अनुपात हमेशा क्या रहता है, स्थिर। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।